जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम 2022-23 के उन प्रश्नों की जो कि 28 दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के उन प्रश्नों को जो आप देखना चाहते हैं कि भाई कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहे हैं। और सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं क्योंकि क्वेश्चन तो दिया नहीं जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि इन क्वेश्चनों को व्यवस्था करने में मुझे कितनी परेशानियां आई होंगी। तो वीडियो को अंत तक देख करके एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ 28 दिसंबर को, उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं वो है क्रिटिकल थिंकिंग, जीन पियाजे के चरणों से, वाइगोत्स्की के पाड़ से पूछे गए हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से पूछे गए हैं, इंट्रापर्सनल से और इंटरपर्सनल से, एनसीएफ 2005 से, समावेशी कक्षा से, एनईपी 2020 से, चाइल्ड डेवलपमेंट से और इंक्लूसिव एजुकेशन से यानी समावेशी शिक्षा से, पोर्टफोलियो से और कोलबर्ग की आलोचना से। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। नोट में हम आपको ये बता दें कि एनसीएफ 2005 से हर सब्जेक्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। एनसीएफ 2005 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अभी 2022 एनसीएफ आया नहीं है, आ जाएगा तो उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं और 5वां बना है 2022, है ना। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अब तक कितने एनसीएफ आ चुके हैं, तो वो हैं 4 और आने वाला एनसीएफ अभी हाल ही में वो है 2022। और आपने देखा होगा कि बहुत बच्चे देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ही देखते हैं, कई बच्चे कईयों के वीडियो देखते हैं। तो उसमें आप पाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन जो कि पिछले साल के हैं वो रिपीट किए हैं। हमने द इल्यूजन चैनल पर, हमारे 2 चैनल हैं, द इल्यूजन चैनल पर 2021 से 22 जो कि पिछला सीटेट हुआ था उसके सारे क्वेश्चनों को ऑनलाइन करवाया है। ऑनलाइन लाइव के माध्यम से हमने करवाया था। तो जो बच्चे उन्हें देखे होंगे उन्हें ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा क्योंकि पिछले वर्ष के प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं कि कैसे प्रश्न आज इस बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, कोलबर्ग के अनुसार बच्चे की नैतिक विकास का आधार यानी अच्छा लड़की, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का का रवैया होता है, किस स्तर में होता है ये? पाक रूढ़िगत नैतिकता, उत्तर रूढ़िगत या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है, यहाँ पर मैंने कुछ डाला हुआ आपके लिए ताकि आप देख सकें। चलिए एक एक करके देखते हैं, इससे प्रश्न को आंसर मिल जाएगा। पहला है आज्ञाकारिता और सजा उन्मुखीकरण। दूसरा है, इसे पूर्ण परंपरागत स्तर कहते हैं। दूसरा है स्वार्थ और उन्मुखीकरण। दूसरा स्तर है, देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे और प्रत्येक के 2-2 उप स्तर उन्होंने बताए हैं। तो दूसरे स्तर में क्या होता है, देखिए आप, जिसे पारंपरिक स्तर भी कहते हैं, वो है अच्छे लड़की या अच्छा रवैया। तो आपको आंसर मिल गया। पहला वाला का पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन था अच्छा लड़की या अच्छा रवैया, मिल गया ना आपको। ये होता है दूसरे चरण में। तीसरा चरण में क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, मतलब नैतिकता इतने चरम पर होती है कि कुछ अच्छा करने के लिए यदि कानून समाज के नियमों को तोड़ना पड़े तो वो तोड़ने को भी अग्रसर हो जाता है। इस पर वीडियो मैंने अलग से बनाए हुए हैं द इल्यूजन पर, आप उसे देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं टीचर्स लर्निंग सेंटर। तो दूसरा चरण क्या था? रूढ़िगत नैतिकता स्तर। पहला क्या था? पाक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, दूसरा नैतिकता स्तर और तीसरा उत्तर नैतिकता स्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे गुड़िया गुड्डे खिलौने को जीवित रूप में देखते हैं, उन्हें लगता है कि इनमें भी जान होती है। तो आप आंसर नाम से पता लगा सकते हैं।
तो ये कहलाता है जीववाद। क्या कहलाता है? जीववाद कहलाता है। अगले प्रश्न को देखिए, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, इनका क्या उद्देश्य होता है? तो यहाँ लिखा है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। हमने कई वीडियो में ये कहा है कि तुलना जो होता है वो नेगेटिव होता है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र अनुसार रूपांतरित करना। तीसरा है छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण, ये भी नेगेटिव होता है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना, तो देखिए ये वर्गीकरण ही तो हुआ, ये भी नेगेटिव है। एकमात्र पॉजिटिव मिल रहा है, यानी छात्रों को की समझ को पाठ्यक्रम तथा समझ को आंकना तथा पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र अनुसार रूपांतरित करना, यानी जितना जरूरी हो सके उतना बदलाव करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक शब्द मिला है केवल, और आप सभी जानते हैं कि केवल नेगेटिव वर्ड होता है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ये अच्छी बात है। शिक्षा को किस पर होना चाहिए? समस्या समाधान पर। अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। अन्वेषण आधारित खोज आधारित पाठ्यक्रम होना चाहिए, यह पढ़ाई का शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? अन्वेषण और खोज आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में 2, 3 और 4 मिला है, तो इसका सही आंसर यही होता है। नेक्स्ट है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सहयोगिता पूर्ण अधिगम, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो एक प्रगतिशील कक्षा में सहयोगिता पूर्ण अधिगम को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, इमारतें, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण। मैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स को आपको बताते चलूँगा ताकि आने वाले बच्चों के लिए वो लाभकारी हो। देखिए प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, यानी सिर्फ कंपटीशन के लिए शिक्षा शास्त्र तो है नहीं, शिक्षा शास्त्र बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए है। अब ये क्या है? यह है बिल्डिंग। तो सबसे अच्छा है लचीला पाठ्यक्रम। कहने का मतलब सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट कराने पर ध्यान ना दीजिए। कोर्स ना कंप्लीट हो चलेगा, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरी बात यह है कि जिस हिसाब से बच्चे हैं उसी हिसाब से आप पाठ्यक्रम को तय कीजिए। यदि पहला क्लास का बच्चा और 5 क्लास का मैथ बनवा रहे हैं तो ये लचीला पाठ्यक्रम हुआ नहीं, तो इसका सही आंसर 1 होगा। नेक्स्ट है हर्वर्ड गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? देखिए अन्य व्यक्ति मतलब अंतरा व्यक्तित्व है कि नहीं? तो ऐसे बच्चे जो होंगे, देखते हैं ऑप्शन, सामाजिक स्थितियों में भली भांति निपटने की क्षमता होगी, दूसरों के भाषा अर्थ तथा लय को समझने की क्षमता होगी, स्वयं की जटिल भावनाओं और कमजोरियों को ज्ञान। देखिए अन्य व्यक्ति, इसको बोलते हैं अंतरा पर्सनालिटी, यानी वैसा बच्चा जो दूसरों को भी अच्छे से समझ पाता है। तो जब आप दूसरों को समझते हैं तो दूसरे की भाषा का अर्थ निकाल पाते हैं और उसके कहने को अर्थ के भी, यानी कहने का जो टोन है उसे भी आप समझ पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक किसी विशेष अवधारणा को पढ़ाते समय एक बच्चे को आधा अधूरा उदाहरण देता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक निम्नलिखित में से किस रणनीति का प्रयोग करता है? तो हमने कई बार आपको कहा है, ऑनलाइन भी कहा है और ऑफलाइन भी कहा है। चलिए ऑफलाइन वाले तो ज़्यादा जानना होना चाहिए, ऑनलाइन वाले उतने नहीं देखें क्योंकि अभी नया चैनल है। लेकिन आपने ऑनलाइन वाले द इल्यूजन में तो देखा है। तो वहाँ पर हमने क्या कहा था कि यदि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और किसी प्रश्न को सॉल्व करना, आप थोड़ा सा शुरुआत करके छोड़ दीजिए। तो आपने क्या किया? आपने सपोर्ट कर दिया, चलो ऐसे बनेगा।
अब तुम सॉल्व करो। तो ये क्या किया आपने, ये आपने किया मचान, है ना, क्या किया, मचान। मचान को पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, पहाड़। मचान को पहाड़, इसके फोल्डिंग, सपोर्ट इत्यादि के नामों से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे पहाड़ हो गया, इसके फोल्डिंग, है ना, इसके फोल्डिंग, इसके बाद सपोर्ट। अब सवाल ये उठता है कि पहाड़ कौन दे सकता है। तो पहाड़ देने के लिए कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि उससे उम्र ज़्यादा होनी चाहिए, उसके शिक्षक दे सकते हैं, उसके माता पिता दे सकते हैं, मित्र दे सकते हैं, यानी उसकी उम्र से जो ज़्यादा हो और उससे ज़्यादा ज्ञान में हो, उसे हम कहेंगे पहाड़ देने वाले व्यक्ति। तो थोड़ा सा सपोर्ट जब बच्चे को मिल जाता है तो वो बाकी क्रियाओं को आसानी से कर लेता है, इसे हम पहाड़ देना कहते हैं। निम्न में से कौन सा सुझाव नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। हमने कल जो वीडियो डाला, यानी कल नहीं परसों जो वीडियो डाला संस्कृत का महामैराथन के क्लास में, उसमें हमने इन सब बातों को जिक्र किया था। अगर मेरा मैराथन वाला क्लास जिसने देखा होगा उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लड़ गया है। हमने उस पर नोम चॉम्स्की की चर्चा की थी, हमने उस पर जीन पियाजे की चर्चा की थी, हमने उस पर लेव वाइगोत्स्की की चर्चा की थी, हमने उस पर स्किनर की चर्चा की थी। अब तक आपने देखा कि 3 मनोवैज्ञानिक की बात आ गई यहाँ पर। तो सोचिए एक वीडियो से कितना सारा क्वेश्चन लड़ा है। हमने नोम चॉम्स्की के बारे में क्या कहा था कि बच्चे के अंदर लैड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यानी नोम चॉम्स्की महोदय का कहना है कि भाषा करने के अंदर, ग्रहण करने के लिए बच्चों के अंदर एक डिवाइस पाई जाती है जो जन्मजात होती है, उसे आपको सिखाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये बात सिर्फ मातृभाषा के लिए लागू होती है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, सृजनात्मकता का, इस पर चर्चा हमने कल किया है। कल हमने ये कहा था कि अपसारी चिंतन को आप एज ए टॉर्च समझें। क्या समझें, एक टॉर्च की तरह। जैसे ही टॉर्च जलता है वो फैलाता है चारों तरफ रोशनी को, है ना, इस तरफ फैलाता है। तो इसका सबसे सही आंसर होगा अपसारी चिंतन, यानी उसकी सोच। किसकी सोच, तो बच्चों की सोच चहुमुखी होनी चाहिए, तभी उसमें सृजनात्मकता आ सकती है। नेक्स्ट है, प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं एवं उनमें जिज्ञासा होती है। बिल्कुल सही बात है। निर्देश पूर्णतः शिक्षक पर आधारित होते नहीं, शिक्षक आधारित नहीं होता है, क्योंकि शिक्षक एक सहयोगकर्ता होता है। दूसरा है, अभ्यास प्राणी के रूप में देखा जाता है, उन्हें सभ्य करने की जरूरत नहीं, ये भी गलत शब्द है। निष्क्रिय प्राणी तो होता ही नहीं है। तो सबसे सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रगतिशील कक्षा में बच्चे स्वतंत्र होते हैं, उनमें जिज्ञासा भी होती है। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों के मानकीय स्तर, मानकीय स्तर मतलब स्टैंडर्डाइज जो लेवल बनाया गया वो, ये सब नेगेटिव में आते हैं। सीखने में विविध गति रखने वाले विद्यार्थियों को भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके, देखिए पॉजिटिव मिला। विशिष्ट उपलब्धि नेगेटिव, कक्षा में योग्यता के आधार पर समूहीकरण नेगेटिव। तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव मिला है, वो है ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको कई बार कहा है कि आप नेगेटिव पॉजिटिव वर्डों को समझें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते, चाहे उसका आंसर आए या ना आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए, आप पढ़िए, आप सीखिए, लेकिन जब आप फंसने लगें तो आप कुछ ट्रिक लगाइए ताकि उससे उबर के निकल सकें। यानी जब आपको कुछ नहीं पता है तो आप नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड खोजना शुरू कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक स्थान है। कैसा स्थान है, गतिशील,
अनम्य यांत्रिक स्थिर, इसे हम समझते हैं ZPD के रूप में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आप यहाँ पर हैं, एक बच्चा, मान लीजिए मोहित कुमार यहाँ पर है, उसने अपने द्वारा कड़ी मेहनत किया और वह कुछ नंबर से सीटेट में चूक गया। मान लीजिए उसने 85 नंबर लाया, चूक गया। उसने कड़ी मेहनत की लेकिन 85 पार नहीं कर पाया। इस बार उसने कईयों के वीडियो देखे, हो सकता है मेरा ही वीडियो देखा हो या मुझसे क्लास किए हो ऑफलाइन, उसने इस बार 120 ले आया, लेकिन कभी भी वह 150 नहीं ला सका। तो यहाँ जो डिफरेंस हुआ, कितने का डिफरेंस हुआ? तो 35 का डिफरेंस हुआ। इसे ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो आप पाएंगे कि मानकीकृत उपकरण, देख रहे हैं आप, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड, तो ये सब होते हैं नेगेटिव वर्ड, यानी सीखने का जो आकलन होता है पहले भी होता है, दौरान भी होता है, बाद में भी होता है। ये रचनात्मक होता है, सही बात है, प्रक्रिया गतिक होती है, ये भी सही बात है, लेकिन मानकीकृत उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आप कभी भी आकलन कर सकते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि स्टैंडर्ड कुछ उपकरण ही होने चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में निम्न में से कौन सा बाधक है? यानी समावेशन यानी मिला जुला करके रखना है सबको, सब बच्चे मिलजुल करके पढ़े, उसको बढ़ावा देना है, लेकिन कोई एक है जो बाधा पहुंचाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। समता का सिद्धांत, समानुभूति का सिद्धांत की संस्कृति, अगम्य इमारतें, मध्य परावर्तन पर प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर है अगम्य इमारतें। चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको समझा देता हूँ। समता का सिद्धांत तो भाई होना ही चाहिए, सभी बच्चे समान हैं, समान होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए, तो ये सब तो समावेशी कक्षा का बात है, बिल्कुल सही है। सहानुभूति की संस्कृति यानी सभी संस्कृतियों को सहानुभूति मिलनी चाहिए, ये भी है। मध्यवर्तन का प्रतिक्रिया, लेकिन यहाँ जो अगम्य इमारतें हैं, अब आप सोचिए कि कोई बच्चे यदि दिव्यांग होंगे और ऐसी इमारतों पर क्लास चल रही है जहाँ अगम्य, जहाँ वो नहीं जा सकता है, तो क्या वो समावेशन को बढ़ावा देगा? मान लीजिए 5th फ्लोर पर कक्षाएं चलाई जा रही है, तो एक दिव्यांग बच्चे सीढ़ी से कैसे जा पाएंगे वहाँ? कितना दिक्कत होगा। तो यहाँ ये समझा जा सकता है कि जानबूझ करके उन्होंने इतनी ऊंची कक्षा पर बिल्डिंग पर कक्षा चला रही है ताकि वो ना शामिल हो सके। आपने लोमड़ी और सारस वाली कहानी तो सुनी होगी। उसका एक मित्र होता है, तो जानबूझ करके सारस को एक थाली में खाने दिया जाता है ताकि वो ना खा सके, और जब बारी आती है सारस की तो जानबूझ करके लोमड़ी को सुराही में खाने दिया जाता है कि नहीं? तो कहने मतलब आप ऐसी जगहों पर क्लासेस ना चलाएं जहां लोगों को समस्या होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप समावेशन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप नहीं चाहते वो समावेशी हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सीधे तौर पर सामाजिक क्रियाओं से कठिनाई से जुड़ी हुई है? देखिए यहाँ ये नहीं कह रहा है कि बच्चे दिव्यांग हैं, यहाँ कह रहा है कि कौन सी यहाँ पर जो समस्या है नीचे ऑप्शन में वो सामाजिक अंतःक्रियाओं से जुड़ा हुआ है। तो देखिए सामाजिक अंतःक्रिया में उसे सबसे बड़ी समस्या आएगी स्वलीनता का मतलब। स्वलीनता का मतलब स्व जोड़ लीन जोड़ ता प्रत्यय लगा हुआ है, कहने मतलब वैसा बच्चा जो अपने आप में खोया रहता है। जो बच्चे अपने आप में खोए रहेंगे वो समाज के साथ अंतःक्रिया कैसे करेंगे? इसे हम लोग कहते हैं अपना लोकल भाषा में भीतर गुनाहा बच्चा। क्या बोलते हैं? भीतर गुनाहा, यानी उसका गुण जो भीतर मतलब अपने आप में खोया रहता है कि नहीं? चलिए इसका आंसर आपने जान लिया। अब 17वां प्रश्न देखते हैं।
एक शिक्षक लड़कियों को फुटबॉल खेलने से मना करता है, यह उसका व्यवहार दर्शाता है। तो देखिए हमने कई बार कहा है कि लैंगिक रूढ़िवादिता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर शिक्षक लड़कियों को फुटबॉल से मना करता है तो इसका मतलब वो जानता है, उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि लड़कियां नहीं खेल सकती फुटबॉल, लड़कियां कमज़ोर होती है। ऐसे प्रश्नों को लैंगिक रूढ़िवादिता वाले प्रश्न कहा जाता है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियम का पालन करना, ये किस चरण को दर्शाता है? हमने शुरू में ही लॉरेंस कोलबर्ग के 6 चरणों को दिखा दिया, जो मुख्यतः 3 होते हैं, है ना। उसके 6 चरणों को हमने दिखा दिया है। आप फिर से उसमें जाकर के देख सकते हो, वो शुरू में है। तो इसका सही आंसर होगा पाक रूढ़िगत नैतिकता। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापिका को किसको महत्व देती है, यानी एक अध्यापिका किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देगी? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना को। देखिए परीक्षाएं तो वस्तुनिष्ठ भी हो सकती है, विषयनिष्ठ भी हो सकती है, टिक वाले भी हो सकते हैं, सही गलत भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। तो एक ही चीज़ को आपको तो देना नहीं है, आपको ये देना है कि सक्रिय संरचना, यानी खुद से वो ज्ञान को लिख सकें। आपको ऐसे प्रश्न दे दें, आप महात्मा गांधी की जगह पर होते तो क्या करते, आप मंगल पांडे की जगह होते तो क्या करते। ऐसे किसी भी तरह से पाठ्यक्रम को समापन करना। हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि हम मतलब सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ाना है। दूसरा है दंड आधारित कठोर पद्धति। तो आप देखिए कितने नेगेटिव वर्ड मिले हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, तो 4 नेगेटिव, 2 में नहीं मिला। तो आप देखिए दोनों में सबसे अच्छा ऑप्शन नंबर बी है। और ये आखिरी प्रश्न है, इससे पहले आग्रह करना चाहूँगा कि इसी तरह के और वीडियो को अगर आप चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। मुझे 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है ताकि मैं लाइव आ सकूं। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अपने खुद सपोर्ट करें, अपने परिवारजनों से, अपने मित्रों से करवाएं। आप लोग सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सृजनात्मकता हमने अभी थोड़ा देर पहले कहा, टॉर्च वाला उदाहरण। आप ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसमें ज़्यादा दिशाओं में चहुमुखी विकास हो सके। तो यहाँ जरा देखिए, तो केवल अनुकरण करके, मतलब नकल करके, शिक्षक का नकल या जिसका भी, क्या सीख पाएगा? केवल दोहरा करके क्या सीख पाएगा? अध्यापक केंद्रित शिक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बालक सर्वोपरि होता है और शिक्षक सहायक के रूप में होता है। तो ऑप्शन क्या बच गया आपके लिए? अन्वेषण को, खोज को प्रोत्साहित कीजिए। मिला ना पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए, कहीं छूट ना जाए। और मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, डरने की बात नहीं है। आप बने रहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब खोजते रहिए। और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।